Hello everyone, I hope that you are doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to UPSC तूफान. आज हम पढ़ने वाले हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बजट रिलेटेड. और बजट में हम पढ़ेंगे आज टैक्सेशन के बारे में. पॉलिसी का मतलब क्या है, टैक्सेशन पॉलिसी का मतलब क्या है, कितने तरह के टैक्सेस है और हम उसे किस तरीके से एक आसान लैंग्वेज में समझेंगे. यूपीएससी के लिए, अदर स्टेट पीएससी के लिए ये टॉपिक कॉमनली बहुत इंपॉर्टेंट होती है और सिलेबस में डेफिनेटली मेंशन होती है. ऑब्वियसली तो बैंक के एग्जाम में, आरबीआई के एग्जाम में ये सब चीज़ें तो वेरी कॉमन होते हैं. ठीक है, जो भी यूपीएससी, सीएससी, प्रीलिम्स का मेंस की मेंटरशिप लेना चाहते हैं और पीएसआईआर लॉन्ग टर्म टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप की एडमिशन लेना चाहते हैं या करंट अफेयर्स वीकली टेस्ट में एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और आपकी जो भी प्रिपरेशन है आप उसको एनहांस कर सकते हैं. मेंटरशिप पूरी आपकी मैं ही करूँगा. सो ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैं मेंटर कर चुका हूँ. रिजल्ट्स तो ऑब्वियसली अच्छे आए हैं, हर एक में इम्प्रूवमेंट हुआ है, थोड़े क्रैक करे हैं, थोड़े आगे बढ़े हैं. सो एक्सेट्रा वेरी कॉमनली हम वो सब कर सकते हैं. तो आपको अगर डेमो सेशन चाहिए कि किस तरीके से पूरा प्रोग्राम होगा तो आप वो नंबर पर मैसेज करिए, तो आपका डेमो सेशन मैं शेड्यूल करूँगा और उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, चलिए आज हम पढ़ते हैं बजट और थोड़ा उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है तो बेसिकली मैं आपको हाथ से ही बता दूंगा सो दैट आपको एक क्लैरिटी रहो और आप मेरे साथ भी सीखते रहेंगे. पीपीटी तो एनी हाउ है हमारे पास, बट पीपीटी का यूज़ करेंगे तो फिर लेक्चर थोड़ा फास्ट हो जाएगा. बट इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बजट फरवरी 1 वर्किंग डे में आने ही वाला है, 4-5 दिन में. सो बेटर है कि एक खुली तरह का तरीके से अपन इसको अगर समझें तो यूर बजट विल बी वेरी वेरी क्लियर. ओके, ओके. सो ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं. बजट एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, ओके, जो कि फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है बोगोट. बोगोट का मतलब है लेदर बैग. पुराने लेक्चर्स में हर चीज़ मैंने आपको एलॉबरेटली एक्सप्लेन की है. बजट का मतलब क्या है, कितने डॉक्यूमेंट्स है, बजट की फंक्शनिंग क्या है. सो जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं आप प्लेलिस्ट में जाइए और जो आपको सुनना है वो प्लेलिस्ट आप सेलेक्ट करिए और एक के बाद पूरे चैप्टर्स वहाँ पे आप कंप्लीट करिए. ठीक है, चलिए. बजट में दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. ओके, एक हम बोलते हैं रेवेन्यू पार्ट, दूसरा हम बोलेंगे कैपिटल पार्ट. एक रेवेन्यू पार्ट, एक कैपिटल पार्ट. तो बजट के 2 पार्ट्स होते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल. इसका नेचर जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं. रेवेन्यू का मतलब है एक इवेंट रिकरिंगली होना. मतलब क्या है, बार बार होना, ऑफनली होना और शॉर्ट टर्म. ये पूरे एक ही चीज़ के इसे एक दूसरे के सिनोनिम्स ही है. सो अपने को ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. एक दूसरे के सिनोनिम्स ही है बट अलग अलग बुक्स में इस तरीके से मेंशन किया गया है तो मैं पूरे वर्ड्स आपको दे रहा हूँ यहाँ पे. सो रेवेन्यू एक ऐसा इवेंट होता है, एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे चीज़ बार बार होती है, ऑफनली होती है और शॉर्ट टर्म नेचर का जो भी होता है उसको हम रेवेन्यू बोलेंगे. इसका अपोजिट है हमारे पास कैपिटल, जो कि रिकरिंगली नहीं होता है, ऑफनली नहीं होता है और उसका नेचर जनरली लॉन्ग टर्म होता है. नेचर क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है. तो कोई भी चीज़, कोई सा भी इवेंट अगर बहुत साल बाद या कुछ भी बड़ा सा होता है और जिसका रियलाइजेशन रहो, जिसका विजन रहो, वो बहुत सालों के बाद में हम रियलाइज़ करते हैं, तब हम कैपिटल बोलेंगे. ठीक है, और मेरे इकोनॉमिक शॉर्ट्स में मैं कैपिटल के अलग अलग मीनिंग होते हैं वो भी बता चुका हूँ. सो इकोनॉमिक शॉर्ट्स प्लेलिस्ट में जाके आप पूरे शॉर्ट्स देख सकते हैं सो दैट आपकी बेसिक्स इम्प्रूव हो जाए और एनसीईआरटी आपको पढ़नी नहीं पड़े. सो रेवेन्यू का मतलब होता है रिकरिंग ऑफनली शॉर्ट टर्म. अब एक एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, वो एक एग्जाम्पल से आप खुद ही आपके दिमाग में सोच के दिल में ये आंसर कर लेना है या आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं.
वेजिटेबल्स, हमारी डेली ज़िंदगी में वेजिटेबल्स और स्कूल की फ़ी। अगर मैं आपको पूछूं इसमें रेवेन्यू क्या है और इसमें कैपिटल क्या है तो आपका आंसर क्या होगा? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स राइट ही सोच रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर वेजिटेबल हम डेली या 2 दिन में एक बार या 3 दिन में एक बार खरीदते रहते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म का है, ये रिकरिंगली हम करते रहते हैं, इसलिए ये रेवेन्यू में आएगा वेजिटेबल खरीदना। उसी तरीके से स्कूल फी हम साल में एक बार बनते हैं या 6 महीने में एक बार बनते हैं, तो इसका मतलब है इसका नेचर लॉन्ग टर्म है, दैट्स वाई स्कूल फी को हम कैपिटल में रखेंगे, स्कूल फी को हम कैपिटल में रखेंगे। ठीक है, तो एक नॉर्मल से एग्जाम्पल से तो हम समझ गए कहाँ पे वेजिटेबल को रखना है और कहाँ पे स्कूल फी को रखना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया हो गया। अभी हम देखेंगे इसका इकोनॉमिक एग्जाम्पल। ओके, अगर मैं आपको एक टैक्स दूं, ठीक है, या गवर्नमेंट का बॉन्ड दूं, एक टैक्स है, गवर्नमेंट का बॉन्ड है, लेट अस सपोज वो बॉन्ड का नाम है जो कि ऑलरेडी पॉपुलर भी है और मोदी जी ने ऑलरेडी लॉन्च किया है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। ठीक है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। तो आपके पास ये 2 एग्जांपल्स हैं, तो आप टैक्स को कहाँ पे रखेंगे और गवर्नमेंट बॉन्ड जो कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को, इसको कहाँ पे रखेंगे, आप सोचिए। तो जितने भी लोग सोच रहे हैं, सो बेसिकली आप लोग अगर मेरे बताए कॉन्सेप्ट पे अगर आप चले हैं तो आप राइट ही होंगे। ठीक है, टैक्स क्या है? हम हर महीना देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं या नहीं देते हैं? यस, मंथली हम देते हैं टैक्स, हर महीना बनते हैं गवर्नमेंट को। अगर हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की बात करें, ये बॉन्ड बेसिकली 8 साल तक के लिए दिया जाता है। मतलब क्या है, इसका नेचर शॉर्ट टर्म है बिकॉज हर महीना बनते हैं। ये क्या है, ये 8 साल तक का इतना बड़ा लंबा पीरियड है, दैट्स वाई सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को हम कैपिटल में रखेंगे और टैक्स को हम रेवेन्यू में रखेंगे। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हो गए। अगर मैं एक बात बोलूं आपको, गवर्नमेंट ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस होते हैं, गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। और एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, डिफेंस प्रोक्यूरमेंट, राफेल खरीद रहे हैं या कोई मिसाइल खरीद रहे हैं, अगर इन दोनों को मैं बोलूं कहां पे आप रखेंगे, तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आप रेवेन्यू में रखते हैं। क्यों? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का मतलब है कि रोज़मर्रा में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितना पैसा खर्च हो रहा है। तो पेन लेते हैं, पेंसिल लेते हैं, रबर खरीदते हैं, रिपेयर्स करते हैं, बल्ब खरीदते हैं गवर्नमेंट, ट्रांसपोर्टेशन के लिए फिर वो पेट्रोल खरीदते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हम रखेंगे रेवेन्यू में। डिफेंस प्रोक्यूरमेंट क्या है? राफेल खरीदते हैं, एक ही बार पैसे लॉन्ग टर्म के लिए दे देते हैं, बात ख़त्म। तो फिर डिफेंस प्रोक्यूरमेंट जो भी करते हैं वो कैपिटल में आप रख सकते हैं। ठीक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट नेचर अगर आपको पता होगा तभी आप ये रेवेन्यू और कैपिटल में डिस्टिंग्विश कर सकेंगे। इसमें रेवेन्यू रिसीव्स भी होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं, कैपिटल रिसीव्स भी होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होते हैं। तो उसका आपको मैं एनी हाउ डिटेल में समझा दूंगा, यही क्लास में समझा दूंगा। बट अभी के लिए आप ये याद रखिए कि यहाँ पे पैसे आना शॉर्ट टर्म में, पैसे जाना शॉर्ट टर्म में, पैसे आना लॉन्ग टर्म में, पैसे जाना शॉर्ट टर्म में, ये तो हम पढ़ेंगे। बट अभी के लिए रेवेन्यू और कैपिटल का आप क्लैरिटी ले लीजिए। जो चीज़ रिकरिंगली होती है, जो चीज़ शॉर्ट टर्म में होती है, हम 3 एग्जाम्पल्स अलग अलग पढ़ चुके हैं, वो रेवेन्यू में लिखेंगे। जो चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए होती है उसे हम कैपिटल साइड में लिखेंगे। ठीक है, राइट। तो ये हो गया हमारा। अब बजट में हम आगे बढ़ते हैं, बजट में। ठीक है, राइट। एज आई हैव टोल्ड यू, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, एक रेवेन्यू पार्ट होता है और एक कैपिटल पार्ट होता है। नेचर तो हम पढ़ लिए, अब नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे रेवेन्यू पार्ट, रेवेन्यू में 2 होते हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट्स बोलते हैं और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं। इसी तरीके से हमारे पास कैपिटल में भी 2 पार्ट सेम टू सेम होते हैं, कैपिटल
एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आप सुने होंगे 3-4 साल के बजट, लास्ट 3-4 साल के बजट में कंटिन्यूसली एक वर्ड की बात होती है, एक वर्ड को बहुत एम्फसाइज देते हैं गवर्नमेंट। वो वर्ड क्या है? कैपेक्स, 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 इस तरीके से बात होती है। इसका ही वो एक्चुअली बात कर रहे हैं। कैपेक्स मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर की गवर्नमेंट बात कर रही है। क्लियर? राइट। तो बजट में दो पार्ट है, एक रेवेन्यू, एक कैपिटल। रेवेन्यू में दो पार्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल में भी दो पार्ट है, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब है पैसे गवर्नमेंट को आना, इनकमिंग टू द गवर्नमेंट। एक्सपेंडिचर का मतलब है गवर्नमेंट स्पेंड करना, ये आउटगोइंग मनी बोल सकते हैं, गवर्नमेंट के पास पैसे बाहर जाना। रिसीप्ट्स का मतलब है गवर्नमेंट के पास पैसे आना, एक्सपेंडिचर का मतलब है गवर्नमेंट के पास से पैसे जाना। और दोनों भी क्या है? रेवेन्यू में है। मींस यहाँ पे गवर्नमेंट के पास पैसे बार बार आते हैं, गवर्नमेंट को बार बार खर्चा करना पड़ता है। कैपिटल रिसीप में भी यही होगा, रिसीप का सेम टू सेम मीनिंग है। यहाँ पे भी इनकमिंग, गवर्नमेंट के पास पैसे आना, एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट गवर्नमेंट के पास से पैसे जाना, जिसे आउटगोइंग भी बोलते हैं। ठीक है, आउटगोइंग। तो मतलब क्या है? गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं बहुत सालों के लिए और गवर्नमेंट के पास पैसे जाते भी हैं बहुत सालों के लिए। ओके, सो क्योंकि लॉन्ग टर्म नेचर में होते हैं ये दो भी, रिसीव भी अगर आए तो लॉन्ग टर्म के लिए आएंगे, एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट से हुआ तो लॉन्ग टर्म के लिए ही होगा। ओके, तो कैपिटल में भी कैपिटल रिसीप्ट्स होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। रेवेन्यू में भी रेवेन्यू रिसीप्ट्स होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए, अब ये जो चार पार्ट है, हम इसको बहुत बारीकी से, बहुत डिटेलिंग में पढ़ने वाले हैं। ये इतनी जल्दी लेक्चर खत्म नहीं होगा और 2 घंटे मिनिमम लगेंगे, 2 से 3 घंटे का लेक्चर होगा ये चार पार्ट कंप्लीट करने के लिए। ये होने के बाद में फिर हम पढ़ेंगे फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में जीएसटी का डिटेल लेक्चर पढ़ेंगे, जीएसटी के इम्प्लीकेशंस, इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, करंट सिनेरियो। उसके बाद में ये पढ़ते पढ़ते गए जब तक अपने को बजट भी आ जाएगा। सो हमारा बजट भी हम नया इसमें डाल देंगे। तो इससे क्या होगा? आपकी स्टैटिक जो अंडरस्टैंडिंग है बजट की कंप्लीटली आप कर चुके हैं मेरे साथ। उसके बाद में जो भी करंट अफेयर बजट प्रेजेंट करते हैं वो तो मैं इतना डिटेल में समझा दूंगा कि आपको कोई और चैनल रिफ़र करना ही नहीं पड़ेगा। सो उसमें जो क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर लेंगे हम, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर लेंगे। उस हिसाब से आपको बजट रिलेटेड ये साल में आप फ्री हो जाएंगे। बजट के जो भी क्वेश्चन आए आप चुटकी में कर लेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ये पार्ट, फिर उसके बाद में कल हम पढ़ेंगे ये पार्ट, उसके बाद में ये 2-3 पार्ट, ऐसा जिस तरीके से हम कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी मेरे टाइम की फीजिबिलिटी है हम जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे। ऑब्वियसली बजट से पहले तो हो ही जाएगा। ओके, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट में दो तरह के गवर्नमेंट के पास पैसे बार बार आते हैं। दो तरह के होते हैं, नेचर डिफरेंट है इसलिए 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। नेचर सेम हुआ तो एक ही में रख लेते थे, बट नेचर अलग अलग रहने की वजह से गवर्नमेंट के पास जो भी पैसे आ रहे हैं तो हम अलग अलग कैटेगरी में रखे हैं। तो पहली कैटेगरी यहाँ पे है टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलते हैं। ओके, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स। दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, तो टैक्स से आने वाले रेवेन्यू रिसिप्ट्स, नॉन टैक्स जिससे हम टैक्स नहीं लेते हैं, टैक्स नहीं लगाते हैं, टैक्स नहीं लगाने के बाद भी गवर्नमेंट को जो पैसा बार बार आता है उसे हम बोलेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू, जिसका NTR ऐसा कहते हैं। टैक्स रेवेन्यू को TRR ऐसा आप बोल सकते हैं। तो TRR कहाँ पे भी देखें तो आप वो होगा टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स। इसमें GTR भी होता है, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, फिर NTR भी होता है, नेट टैक्स रेवेन्यू। उसके बाद में भी पढ़ना है अपने को आगे जाके कॉन्सेप्ट्स में, क्योंकि पूरे तरह के डेफिसिट भी पढ़ना है, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट्स। जो लोग पहली बार बजट सुन रहे हैं ये टर्मिनोलॉजी डरिए मत, बेसिक कंप्लीट हो गए तो आगे भी जाएंगे। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ये दो होते हैं।
तो अभी हम ये जो पार्ट को एक नए स्लाइड में लिख लेंगे सो दैट अपने को और थोड़ा जगह मिले इसमें और एडिशन करने के लिए, ठीक है। तो आप अच्छे से देख लीजिए, बजट के दो पार्ट्स होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू में रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल में कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर रेवेन्यू रिसिप्ट्स में टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं, और हम ये पार्ट पढ़ने वाले हैं आज। ओके, नाम के लिए लिख रहा हूं सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग बनी रहे और ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, तो हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे लिख देंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका अपने को अभी काम नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, एक है टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स, दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ओके, टैक्स रेवेन्यू में अपने पास दो तरह के टैक्सेस होते हैं, जो कि ऑलरेडी हम अपने बेसिक्स में कवर करे थे। पिछले वीडियोस देखिए, आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ये पूरे टॉपिक्स के लिए। टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में एक होता है डायरेक्ट टैक्स, ओके, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। और हम ऐसे ही बोलेंगे, डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यूज बोलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यूज बोलेंगे। अभी तो हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेशन नहीं है, इसको हम बदला के जीएसटी बोलते हैं अभी के टाइम पे। वी कॉल इट एज जीएसटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वी डू नॉट हैव एज सच इनडायरेक्ट टैक्स एज ए कैटेगरी, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में हर टैक्स तो जीएसटी में नहीं मिलाए हैं, बट 90% इनडायरेक्ट टैक्सेस जब जीएसटी में जाने के बाद इसका जो रिलेवेंस है, ओके, सेपरेटली यूज़ करना वर्ड वो सही भी नहीं होगा, तो हम जीएसटी ही बोलेंगे। बट इनडायरेक्ट टैक्स एज ए कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज हर कंट्री में जीएसटी वर्ड बेसिकली वहाँ पे लागू नहीं हुआ है, सो इट इज़ नॉट देयर इन ऑल द कंट्रीज। तो कभी कभी अगर आपको न्यूज़पेपर में इनडायरेक्ट टैक्स इस तरीके का वर्ड दिख गया, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग तो वैसी भी होनी चाहिए इस चीज़ों के बारे में। सो टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स में डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू, इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू। ओके, सो डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो इंसान के ऊपर लगता है, उसे ही गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल इनकम टैक्स, डिटेल में नहीं बोलूँगा, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बहुत बड़ा सा कवर कर चुका हूँ मैं। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है एक इंडिविजुअल पे लगेगा, बट वो क्या करेगा, वो टैक्स का जो भी अमाउंट है दूसरे इंडिविजुअल के ऊपर शिफ्ट कर देगा। जैसे कि अभी मेरे पास कैमरा से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये कैमरा कैनन का है, तो कैनन का कैमरा, जो भी कैनन की कंपनी ये कैमरा बना रही है, उनके ऊपर एक टैक्स लगता है जीएसटी, उनके ऊपर एक टैक्स लगता है जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है उनके ऊपर एक। तो बट वो क्या करेंगे, ये कैमरा बेचते खुद उनके ऊपर का जो टैक्स लगा वो टैक्स मुझे बोलेंगे कि पे करो। ओके, एंड बायर मैं हूँ, लास्ट में मैं खरीद रहा हूँ, इसलिए वो बोलेंगे कि मुझे पे करना पड़ेगा जीएसटी। अगर आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो वो भी बोलेंगे कि 50,000 प्लस जीएसटी, इस तरीके से आपको बोलेंगे। मतलब लग रहा है उनके ऊपर, बट वो शिफ्ट कर रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है। सो इम्पोजिशन ऑन वन इंडिविजुअल, बट बर्डन इज बोर्न बाय दी अदर इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी का भी नेचर वही है, दो भी सेम ही है। तो आपको मैं मोटे मोटे तरीके से समझा दिया डायरेक्ट टैक्स। अभी हम पढ़ेंगे डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यूज, उसके बाद में इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यूज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पे जो भी चार्ट है वो उसी के ऊपर बेस्ड है, आप देख सकते हैं। आप पॉज करके इसको आपकी बुक में नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए, ये है हमारा कट्टा छिट्टा, ओके, बहुत मेहनत से बनाया जाता है हर चीज़ आपके लिए, ठीक है। सो पूरा कंप्लीटली इसका फ़ायदा उठाना आपका काम है, और मैं इकोनॉमिक्स इसलिए स्लो पढ़ाता हूँ कि आपकी जो भी इकोनॉमिक्स की जो भी अंडरस्टैंडिंग हो वो कंप्लीट हो जाए, और कभी आपको फिर से इकोनॉमिक्स पढ़नी नहीं पड़े, राइट। चलिए, तो अभी क्या होगा, हमारे पास फिस्कल फेडरलिज्म है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब क्या है दोस्तों, यूनियन गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है, तो ऑब्वियसली दोनों के लिए अलग अलग टैक्सेशन टाइप्स ऑफ टैक्सेस तो दिए होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, हाँ वो भी है अपने पास। इसलिए
हम जब डायरेक्ट टैक्सेस पढ़ रहे हैं तो हम पहले पढ़ेंगे डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ यूनियन, उसके बाद में पढ़ेंगे डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ स्टेट, उसके बाद में पढ़ेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ यूनियन, उसके बाद में पढ़ेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ स्टेट। इस वजह से ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि हम इसका जितना भी डिटेलिंग कर सकते हैं उतनी डिटेल में लेक्चर कर रहे हैं। तो हमारा स्टार्ट होगा लेक्चर डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ यूनियन। ये आपको हेडिंग भूलनी नहीं चाहिए, डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ यूनियन। और जितने भी यहाँ पे टैक्सेस लिखे हुए हैं आप डायरेक्ट टैक्स ही उनको बोलेंगे। एग्जाम में आपको यही आएगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट टैक्स, इज और ए डायरेक्ट टैक्स। तो इसके अलावा कुछ और अगर देंगे तो वो रॉन्ग होगा व्हेन इट कम्स टू व्हाट यूनियन। अगर कोई स्टेट के भी डालेंगे तो वो चार्ट में है, अगर यूनियन रिलेटेड कोई भी डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करेंगे तो यही होगा टैक्स हो। ठीक है, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डायरेक्ट टैक्स जब लगाती है यूनियन, कौन से नेचर पे लगाती है, क्या नेचर होगा, क्या फॉर्म होगा, किस पे लगाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब हेडिंग है जो आपको याद रखनी है। सो यूनियन गवर्नमेंट बेसिकली डायरेक्ट टैक्स लगाती है हमारी इनकम पे। इनकम के लगाने के बाद यूनियन गवर्नमेंट का पेट नहीं भरता है, फिर वो हमारे वेल्थ पे लगाती है। ठीक है, उस पर भी गवर्नमेंट का पेट नहीं भर रहा है। ठीक है, सो गवर्नमेंट उसके बाद में डायरेक्ट टैक्स लगाती है एक्सपेंडिचर पे भी। एक्सपेंडिचर पे भी टैक्स होता है, जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बट है। So direct taxes are levied on which one of the following? Income, wealth, expenditure, all the above. ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपका आंसर होगा डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द यूनियन आर लिविड ऑन इनकम, वेल्थ एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे ये पूरा पार्ट आज। ओके, उसके बाद में स्लोली हम दूसरे भी पढ़ेंगे। सो इनकम टैक्स जो है, पहली बार इनकम टैक्स लगाया गया था, J.W. विल्सन ने लगाया था। 1860 में इनकम टैक्स हमारे कंट्री में आया था। आप जितनी भी इनकम कमा रहे हैं सालाना, उसके ऊपर गवर्नमेंट फिक्स करेगी कि आप अगर इतनी इनकम कमाते हैं तो आपको इतने रेट का टैक्स बनना पड़ेगा। आप अगर इतना इससे ज़्यादा कमाते हैं तो आपको ये टैक्स रेट बनना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट खुद ये बोल देती है कि कौन कितना टैक्स बनना है। तो बहुत ईजी है ये टैक्स लगना भी और कलेक्ट करना। अपने को भी अच्छे से समझ में आएगा कि कितना बनना है, गवर्नमेंट को भी अच्छे से समझ में आएगा कि कितना लेना है। ठीक है, सो इनकम टैक्स इज अ टैक्स दैट इज लिविड ऑन द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। अब आप ये इनकम किसी भी तरीके से कमाओ, ओके, तो आपको इनकम टैक्स बनना है। बट इनकम टैक्स को ही हम अलग अलग वे में भी बताए हैं। ओके, थोड़ों के लिए इनकम प्रॉफिट होती है, राइट और रॉन्ग। अगर मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो मेरी इनकम कहाँ से आ रही है? जो भी प्रॉफिट होगा वही मेरी इनकम है, क्योंकि मुझे तो कोई पे नहीं कर रहा है ना। तो ऐसे भी चीज़ें होती हैं। तो थोड़े लोगों के लिए प्रॉफिट इनकम होता है, थोड़े लोगों के लिए सैलरीज इनकम होते हैं, थोड़े लोगों के लिए इंटरेस्ट इनकम होती है, थोड़े लोगों के लिए रेंट इनकम होती है। सो बेसिकली बहरहाल पूरे को अगर हम समअप करें तो अपने को ये कंक्लूजन निकलता है, आप किसी भी तरीके से इनकम अगर कमाएं तो आपके ऊपर एक टैक्स लगता है, इनकम टैक्स। बेसिकली ये जो इनकम टैक्स है, ओके, एम्प्लॉयज़ पे लगता है, जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। TCS में, विप्रो में काम करते हैं, सुपरमार्केट, डी मार्ट में, रिलायंस मार्ट में, अपोलो फार्मेसी में, जो भी है, अगर वो टैक्स रेट के अंदर आते हैं तो उनको बनना ही पड़ेगा। सो इनकम टैक्स इज अ टैक्स लिविड ऑन एन इंडिविजुअल, ओके, एवरी ईयर। और ये पूरे टैक्सेस एवरी ईयर लगाते हैं। लिविड ऑन ए इंडिविजुअल हु अर्न्स इनकम इन ए वन फाइनेंशियल ईयर। बेसिकली अभी के टाइम पे इनकम टैक्स इज लिविड ऑन द एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। और इनकम टैक्स केम इन द 1860, इंट्रोड्यूस बाय J.W. विल्सन। उसके बाद में है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या है? कॉर्पोरेट का मतलब है, ओके, कंपनीज जो भी रजिस्टर्ड किए गए हैं कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। अगर मेरी UPSC तूफान जो कंपनी है, अगर इसे मैं कंपनीज एक्ट 2013 के तहत मैं अगर इसको रजिस्टर करता हूं तो मुझे कॉर्पोरेट ही बोलेंगे। बहुत सारे लोगों को कॉर्पोरेट का ही मतलब पता नहीं है। सो कॉर्पोरेट का मतलब यही है कि द कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 1956, लेटर ऑन अमेंडेड इन द ईयर 2013। ओके, सो कॉर्पोरेट टैक्स क्या है यहाँ पे? कॉर्पोरेट टैक्स, ओके, कंपनी के प्रॉफिट पे लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट टैक्स।
ठीक है, इसको हम थोड़ा अच्छे से समझ जाएंगे सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर। मिस्टर एक्स की एक कंपनी है जिसका नाम है यूपीएससी तूफान, या आप बोल सकते हैं टीसीएस, आप बोल सकते हैं एप्पल, आपकी मर्जी, कुछ भी बोलो आप। मिस्टर एक्स के समझिए ये कंपनी से, ओके। अब इनके ऊपर अगर ये प्रॉफिट करते हैं तो इनके ऊपर एक टैक्स लगेगा, वो टैक्स को हम बोलेंगे कॉरपोरेट टैक्स, और इसको कॉरपोरेट का मतलब है कॉरपोरेशन टैक्स। आप इसको कॉरपोरेशन टैक्स भी बोल सकते हैं बिकॉज बड़ा वर्ड सही है, कॉरपोरेट इज ए फैंसी वर्ड है। सो मिस्टर एक्स की कंपनीज अगर प्रॉफिट करती हैं तो कॉरपोरेट टैक्स उनके ऊपर लगेगा। तो प्रॉफिट करती हैं तो लगेगा, नहीं करती हैं तो नहीं लगेगा, ठीक है। नाउ समझिए कि ये जो एप्पल कंपनी है, एप्पल में 10 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, क्योंकि एप्पल जहाँ पे बना रहे हैं वहाँ पे एक लैंड लिए हैं रेंट पे ये, उसके बाद में वर्कर से आईटी पीपल पूरे को हायरिंग चली है, कहीं से पैसा उठाए हैं, वहाँ पे इंटरेस्ट बन रहे हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। तो एप्पल का जो भी यहाँ पे स्टाफ काम करते हैं तो उनके पूरे के लिए ऑब्वियसली जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है एप्पल के आईफोन्स बनाने के लिए वो 10 करोड़ रुपए हुआ है। एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 10 करोड़। और एप्पल को जब वो प्रोडक्ट बेचने के बाद एप्पल के पास 10 करोड़ रुपए ही आए हैं एज रेवेन्यू, ठीक है। जो भी कंपनी को पैसा आता है, जो भी आता है बेचने के बाद, वो रेवेन्यू बोलते हैं। अभी उसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रॉफिट बोलने के लिए पहली बात जितना पैसा हमारा लगा, ओके, वो पैसा निकालना पड़ेगा, ठीक है। निकालने के बाद में जो भी बचता है उसे हम प्रॉफिट बोलेंगे। तो अभी के लिए जो भी कंपनीज को पैसे आते हैं उसको हम रेवेन्यू बोलेंगे, ठीक है। तो एप्पल के एक्सपेंडिचर कितने हैं? 10 करोड़ रुपए ये लगाए हैं आईफोन बनाने के लिए, और बेचने के बाद उनके पास 10 करोड़ आए। सो अगर हम देखेंगे रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, एप्पल का रेवेन्यू कितना है? 10 करोड़ है। एक्सपेंडिचर कितना है? 10 करोड़ है। तो बचा कितना? इनके पास 0 बचा। जब ये प्रॉफिट करे ही नहीं तो इनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स कब लगता है? जब कंपनी प्रॉफिट करती है। और प्रॉफिट हम कब बोलते हैं? जब जितने पैसे हमारे पास, जितना भी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ओके, उससे ज़्यादा हमारे पास पैसे आना है, उससे ज़्यादा हमारे पास पैसे आना है। तो जितना भी खर्चा हुआ वो खर्चा पूरा निकाल के, वो कॉस्ट पूरी निकाल के जो भी बचता है उसे हम प्रॉफिट बोलेंगे। यहाँ पे क्या हुआ? 10 करोड़ रुपए हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं एप्पल कंपनी वाले, और उनको पैसे भी 10 करोड़ रुपए आए, तो उनके पास कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं, कुछ बचा ही नहीं, तो कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, तो यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। फिर अगर प्रॉफिट करते हैं, 100 करोड़ रुपए का इनका एक्सपेंडिचर हुआ है एप्पल आईफोन बनाना, और 5 करोड़ उनको ज़्यादा आते हैं, तो इनको 15 करोड़ का रेवेन्यू आ गया है। 15 में से आप 10 निकाल दो, आपको 5 करोड़ रुपए यहाँ पे प्रॉफिट है। और गवर्नमेंट ही फिक्स करती है कि कॉरपोरेशन टैक्स इतना बनना है। मैं कॉरपोरेशन टैक्स कितना है नहीं बोल रहा हूँ, इनकम टैक्स कितना है नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अब बजट आने वाला है 4 दिन में, उसमें से ही हम डायरेक्ट पढ़ लेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब फिर अब एक डेटा दूँ, कल एक डेटा दूँ, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और पुरानी चीज़ें याद भी नहीं रखना, कभी भी बजट में पुरानी चीज़ें याद नहीं रखना, क्योंकि जो नया बजट होता है, क्योंकि हर साल प्रेजेंट करते हैं तो उसका रिलेवेंस होगा ही नहीं पुराने, उसमें नया ही पढ़ना है। तो अभी जो 10 करोड़ रुपए खर्चा हुआ था, 15 करोड़ रुपए पैसे आए, तो खर्चे जितने पैसे आए उसमें से एक्सपेंडिचर पूरा निकाल देंगे तो 5 करोड़ बचे हैं। दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। और प्रॉफिट पे क्या टैक्स लगना है और कितने प्रॉफिट पे कितना टैक्स लगना है, क्या सेम टैक्स लगता है, क्या प्रोग्रेसिव वे में लगता है, क्या प्रोपोर्शनल वे में लगता है, वो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ चुके हैं पुराने वीडियोस में। बट किस तरीके से लगता है, प्रोग्रेसिव में लगता है, प्रोपोर्शनल में लगता है, जब बजट रिलीज होगा, जब मैं इसे फिर डिस्कस करके आपको बता दूंगा। ये ऐसा रहने के बाद में क्या हुआ, थोड़े कंपनीज जो कि चालू कंपनीज थे, वो कंपनीज क्या करे हैं, 5 करोड़ इनको ज़्यादा है ना, ये क्या करते थे, ये 5 करोड़ फिर से लैंडलॉर्ड को ऐसा देकर, या एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉयज़ को हायर कर लेके,
ठीक है, ऐसा कुछ ना कुछ करके क्या करते थे, या रिलेटिव्स को एम्प्लॉयज़ बना देते थे, फिर रिलेटिव्स को ये बोलते थे कि तुम्हारे अकाउंट में हम सैलरी भेजेंगे, तुम वो हमें दे देना। इस तरीके से पूरा गोलमाल करके क्या करते थे, ये 10 करोड़ रुपए हमारा खर्चा हुआ और हमारे पास रेवेन्यू भी 10 करोड़ ही आया, रेवेन्यू भी 10 करोड़ आया, ऐसा बोलते थे। या तो ये बोलते थे कि 10 करोड़ रुपए हमारा खर्चा हुआ, 15 करोड़ रुपए रेवेन्यू आए थे, तो 5 करोड़ रुपए हमें फिर एक्सपेंडिचर करना पड़ा। मीन्स मतलब क्या है, जब भी प्रॉफिट होता था वो क्या करते थे, वो प्रॉफिट को एक्सपेंडिचर में बताते थे गवर्नमेंट को। ठीक है, 10 करोड़ एक्सपेंडिचर गए, 15 करोड़ आए, 15 करोड़ में फिर गवर्नमेंट क्या बोलते थे, ये 5 करोड़ एक्स्ट्रा जो आए ना, हम फिर से सैलरीज दे दिए, बोनसेस दे दिए, ये करे वो करे बोलते थे। पूरा राउंड ट्रिपिंग करके पूरा ब्लैक में कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे। सो बेसिकली गवर्नमेंट को क्या बोलते थे, देखिए हमारी जो बुक है, हमारी जो खाते की बुक है, उसमें बुक में अगर आप देखेंगे प्रॉफिट्स में जीरो ही बता रहा है। मतलब जो हमारा खाता है, क्रेडिट डेबिट जो भी पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा जा रहा है, एट दी एंड हमें क्या आ रहा है, बुक में जीरो प्रॉफिट्स आ रहा है। जब जीरो प्रॉफिट्स आ रहा है तो हम क्या ही बनना। तो इस तरीके से लोग क्या कर रहे थे, टैक्सेस से बच रहे थे। ठीक है, एक्सपेंडिचर बताना था। गवर्नमेंट तो हर एक के घर में आके नहीं पूछेंगे ना, रिलेटिव्स के घर में आके आप कितना का रोज आते थे क्या कंपनी को, आपकी क्या स्किल है, ऐसा तो गवर्नमेंट नहीं पूछेगी। इसका मतलब क्या है, ये लोग के पास खुली वो एक आइडिया भी था कि किस तरीके से बचना था, तो बचते थे। जितना खर्चा होता था उतना रेवेन्यू भी बता देते थे। ओके, बेसिकली ब्लैक कर देते थे उसको, जितना भी प्रॉफिट आता था। तो एक दिन क्या हुआ, प्रणब मुखर्जी जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थे, ओके, और बहुत अच्छे से फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको एक चीज क्लिक हुई, प्रणब दा को एक चीज क्लिक हुई। एक कंपनी 2020 में जीरो प्रॉफिट्स बता रही है, 2021 में भी हमारे पास जितना पैसा आया उतना खर्चा हो गया बोल रही है, 2022 में भी इसका यही सिनेरियो था, 2023 में भी ये यही बोल रही है। तो एक कंपनी जीरो प्रॉफिट्स पे कैसा चल सकती है इतने साल, तो उनको ये डाउट आया, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। आप भी देखिए, आपकी कंपनी 1 साल रहो, 2 साल रहो, 3 साल रहो, जीरो प्रॉफिट पे तो नहीं चलती है। ठीक है, जब प्रणब मुखर्जी ने क्या सोचा, नहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ घपला है, कुछ ना कुछ यहाँ पे चोरी हो रही है, उनको समझ में आया। तो उन्होंने क्या किया है, अब आपके बुक प्रॉफिट जीरो हो या नहीं हो, आप ज़्यादा कमाओ या कम कमाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अब हर कंपनी जो भी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, हर कंपनी जो कि एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, कंपनीज एक्ट में, उसे एक मिनिमम टैक्स तो बनना ही बनना पड़ेगा। चाहे जीरो बताओ, चाहे 100 करोड़ बताओ, चाहे 200 करोड़ बताओ, हर कंपनी एक मिनिमम टैक्स तो बनना होगा, जिसे हम बोलते हैं मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। क्या बोलेंगे, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है, those companies who shows net profits at zero, a minimum tax will be levied, that is called as minimum alternative tax। अगर आप प्रॉफिट बताते हैं तो आपको कॉर्पोरेशन टैक्स लगेगा या कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। तो 2 टैक्सेस यहाँ पे मैं पढ़ाया हूँ आपको। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स भी खत्म करें। अब एक है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, 2004 में लगा था। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 2004 में लगा, इसको भी हम देख लेंगे अच्छी तरीके से। सिक्योरिटी का मतलब है गवर्नमेंट से दिया गया एक डॉक्यूमेंट। ओके, इमेजिन करिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का अपने पास डॉक्यूमेंट आया। ठीक है, मैं इसमें 12,000 रुपये डाला था। ठीक है, तो जब ये मैं स्कीम लिया था तो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट आया था। ठीक है, उसमें ऑब्वियसली यहाँ पे अपना अशोका सिंबल चक्र था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ था। यहाँ पे ऐसा था, टू सैयद शुजातुल्ला हैज़ इन्वेस्टेड 12,000 रुपीज़ एंड बॉट दिस मच मिलीग्राम ऑफ गोल्ड एंड ही विल बी गिवन सम इंटरेस्ट रेट 6 महीने को इतना देंगे और 8 साल के बाद उनके पैसे प्रिंसिपल अमाउंट उनको लौटा देंगे। तो मैं 12,000 मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था और 6 महीने में जो भी गवर्नमेंट इंटरेस्ट दे रही थी वो इंटरेस्ट देगी और 8 साल के बाद जो भी 12,000 होगा मुझे आ जाएगा। ये है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, इसे ही हम बोलते हैं सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जी सेक। मीन्स गवर्नमेंट ने
हमारे जो गवर्नमेंट के लिए जो हम इन्वेस्टमेंट करें ना, वो इन्वेस्टमेंट को सिक्योर बनाने के लिए गवर्नमेंट एक पेपर देती है, एक एक्नॉलेजमेंट देती है, जिसे हम बोलेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इसमें बिल्स भी आते हैं, बहुत अलग चीज़ें भी होते हैं जो हम पढ़ेंगे हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में। अभी हम यहीं तक ही इसको एज एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है। अब समझिए मेरे पास अभी तो मैं तो गरीब था तो 12,000 रुपये इन्वेस्ट करा, तो थोड़े लोग 10 लाख भी इन्वेस्ट करे, जैसे लोग हैं हमारे कॉन्टैक्ट में, ओके। और ये अच्छी बात क्या है, ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की, इसे हम कोलेटरल यूज़ कर सकते हैं, एज ए कोलेटरल हम यूज़ कर सकते हैं बैंक में, एज ए कोलेटरल हम यूज़ कर सकते हैं बैंक में। अभी क्या होगा, हमारे हैदराबाद में एक इम्पॉर्टेंट एक अच्छी खासी सिक्योरिटीज़ ब्रोकरेज कंपनी है, सिक्योरिटीज़ ब्रोकरेज कंपनी है, जिसका नाम है शेर खान। आई एम नॉट प्रमोटिंग शेर खान, मुझे ये अच्छे से पता है, रोज़ आते जाते ये दिखते रहती है, तो मैं बोल रहा हूँ शेर खान। शेर का मतलब है शेयर मार्केट, खान का मतलब है शेयर मार्केट का खान, इस तरीके से उसका नाम है, ठीक है। अभी क्या हो गया, अब देखेंगे यहाँ पे मिस्टर एक्स के पास एक 10 लाख का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का पेपर है। मीन्स गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि, मीन्स गवर्नमेंट की प्रॉमिस तो फिर पैसा डूबेगा नहीं, सो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि 8 साल के बाद आपको हम प्रिंसिपल भी देंगे और बीच बीच में इंटरेस्ट भी देंगे। तो मिस्टर एक्स ने 10 लाख रुपए इसमें डाल लिए हैं, क्योंकि ये स्कीम से आप पैसे कभी भी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि 8 साल तक ये लॉक होती है। मीन्स जो भी आप ये स्कीम में डालते हैं तो आप 8 साल तक ले नहीं सकते हैं। ऑब्वियसली 5 साल के बाद आपको एग्जिट कर सकते हैं, मैं डिटेल्स नहीं पढ़ाऊंगा, बैंकिंग में पढ़ेंगे। अभी के लिए नॉर्मली समझिए आप, मिस्टर एक्स ने एक 10 लाख रुपए का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का बॉन्ड खरीदा है, वो जो गवर्नमेंट उससे प्रॉमिस करती है, तो गवर्नमेंट का पैसा नहीं डूबेगा, और लॉक इन पीरियड कितना है, 8 साल तक आप पैसे नहीं निकाल सकते। अब समझिए मिस्टर एक्स के पास थोड़ी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई और मिस्टर एक्स के पास पैसे नहीं हैं, बस ये एक पेपर है, बस ये पेपर है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का और एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि वो कोलेटरल के जैसा यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज इट एज कोलेटरल, किसी के पास गिरवी रख सकते हैं। कोलेटरल का मतलब है हम इसे मॉर्टगेज कर सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं। सो मिस्टर एक्स के पास इमरजेंसी सिचुएशन आ गई और घर में पैसे नहीं है, तो उनके पास सिर्फ ये एक ही पेपर है। सो ये वो पेपर लेके जाएंगे कहाँ पे, शेर खान के पास जाएंगे। देखिए सर मेरे पास 10 लाख रुपए का बॉन्ड है और गवर्नमेंट का है, तो शेर खान वाले देखेंगे अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, हाँ हम देने, मतलब अब उनको कैसा भी डूबेगा नहीं ना पैसा, आराम से। तो बोल बोले सर वेरी वेलकम सर, वेलकम, ठीक है ले लीजिए सर, वेरी वेरी नाइस। तो वो बोलेंगे कि ठीक है आपका 10 लाख का बॉन्ड है ना, हम आपको 9 लाख रुपए देंगे, 1 लाख रुपए हमारा कमीशन रहेगा। इस तरीके से उनकी डील होती है। तो फिर शेर खान क्या करेगा, मिस्टर एक्स को 9 लाख दे देगा, और शेर खान कितना कमाता है, यहाँ पे क्या हुई, सिक्योरिटी, ये जो सिक्योरिटी है ट्रांजैक्ट हुई, क्या हुई, ट्रांजैक्ट हुई, किस किस के बीच में, मिस्टर एक्स के पास सिक्योरिटी शेर खान के पास गई, मिस्टर एक्स से, मिस्टर शेर खान से मिस्टर एक्स के पास 9 लाख रुपए, तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, ओके, लेन देन दोनों में हो गया। सो सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शन हुआ, लेना देना सिक्योरिटी का हो गया, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। सो ये जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है उसका लेन देन यहाँ पे हो चुका है, ओके। और ये लेन देन में किसने बेनिफिट किया है, ये लेन देन में शेर खान ने बेनिफिट किया है। कितना कमाया है शेर खान ये लेन देन में, 1 लाख रुपए कमाया है। तो गवर्नमेंट बोलेगी ना बेटा इनकम पे इनकम टैक्स ले रहे हैं, प्रॉफिट पे हम कॉरपोरेशन टैक्स ले रहे हैं, तो फिर आपके पास इनकम है तो अब आपको हम कैसा छोड़ेंगे, आपको भी हम नहीं छोड़ेंगे ना। यस, जब भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन होती है और जिसको फायदा होता है उसके ऊपर एक टैक्स लगेगा, जिसे हम बोलेंगे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो यहाँ पे शेर खान ने 1 लाख रुपए कमाए थे एज ए कमीशन, तो 1 लाख रुपये के ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा, और कितना लगेगा वो गवर्नमेंट खुद ही 0.03%, खुद भी आप गवर्नमेंट 1% 2%, गवर्नमेंट की मर्जी, गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर देती है। तो शेर खान उनके 1 लाख में से हाँ चलो भाई गवर्नमेंट को पे कर देता है। ये होता है सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शन करने के जब एक टैक्स लगता है उसे हम बोलेंगे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है, राइट। अब इसका और एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, इसका एक भाई है जिसका नाम है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। बेसिकली पैसे के ऊपर आप पैसा जब बनाते हैं तो आपके ऊपर एक टैक्स लगेगा, पैसे के ऊपर आप पैसे जब बनाते हैं आपके ऊपर एक टैक्स लगेगा, रिमेंबर दिस पॉइंट।
या इंडिविजुअल पैसे के ऊपर पैसा बनाए तो भी टैक्स लगेगा, या ऑर्गेनाइजेशन भी पैसे के ऊपर पैसा बनाते ही है तभी भी टैक्स लगेगा। तो उसके बारे में मैं बोलूँगा, जस्ट होल्ड फॉर ए सेकेंड। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड का मतलब है डिवाइड एट द एंड, डिवाइड एट द एंड among all according to their contribution, जो जितना कंट्रीब्यूट करता है ओके लास्ट में हर एक को डिवाइड कर देना है। ओके अभी यहाँ पे देखिए